नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं तैयारी चक्र में। यह है तैयारी का पावर डोज। साथियों, भारतीय इतिहास के इस क्रम में हम देख रहे हैं, पिछली वीडियोस में हमने देखा प्राचीन भारत को, साथ ही साथ देखा मध्य भारत को, किस प्रकार से मध्यकालीन भारत में मुगलों के राज्य को, शासन को हमने बहुत अच्छे से समझा। और उसी के साथ साथ पिछली वीडियो में हमने देखा भारतीय इतिहास को आधुनिक रूप में, कि आधुनिक भारत में जाकर भारत के इतिहास ने कैसे करवटें बदली और क्या-क्या चीज़ें हुई। आप पिछली वीडियोस को जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और सीधे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे यूँ कहना है कि आप पहले पीछे की वीडियोस को देख लें, जिससे सारा का सारा आपको नॉलेज मिलती चली जाए। साथ ही साथ चेक कर लें अन्य टीचर्स की वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाकर, जैसे कि रीजनिंग गौरी मैम बहुत अच्छे से करा रही हैं, मैथमेटिक्स के धुरंधर मुकुल सर लगे हुए हैं, हिंदी के लिए आप मानसी मैम की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप जिस प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं या रेलवे की किसी तैयारी में लगे हुए हैं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी नौकरी के करीब ले जाने में पूरी तरह से सहायता करेगा। मेरा आपसे कहना ये है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, समय का यूज़ करें और तैयारी चक्र पर हम जो सीधे-सीधे टू द पॉइंट आपको काम करा रहे हैं, घुमा-फिरा कर कोई काम नहीं कराया जा रहा है, लंबी-लंबी वीडियोज़ आपको नहीं दी जा रही हैं, 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे की कोई मैराथन की आवश्यकता आपको नहीं है। पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केवल हम उसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम को यहाँ पर करते हैं। आइए बिना समय को बर्बाद करे शुरू करते हैं आज का बहुत जानदार शानदार टॉपिक, आधुनिक भारत का भाग 2, जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा ब्रिटिशर्स का भारत पर। आइए देखते हैं। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था को यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रिटिश भूमि व्यवस्था जो थी, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या-क्या सुधार किए, क्या-क्या उसका प्रभाव पड़ा। सबसे पहले उसमें है स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पर 1793 में आप देख पा रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट किया गया। इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था कि कुल मिलाकर जो ज़मींदारों को भूमि थी, ज़मींदारों को भूमि का क्या बना दिया गया? स्वामी बना दिया गया। और स्थायी लगान किससे वसूला गया? किसानों से स्थायी लगान वसूला गया। दूसरी इम्पोर्टेंट जो व्यवस्था बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 1820 के बाद बनी थी। इसमें सीधे किसानों से लगान वसूला गया, जिससे कि किसान जो थे कर्ज़ में डूबते चले गए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में आई। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप नोट करेंगे। कुछ बातें लिखते हुए चलेंगे कॉपी पेन लेकर। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था, ये 1833 में है। सन को नोट करेंगे मेरे भाई, क्योंकि सन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में सीधे-सीधे। ये यूपीएससी की परीक्षा नहीं है जिसमें कंसेप्ट बनाकर क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यहाँ पर टू द पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था किस सन में लागू हुई, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस सन में लागू हुई, तो ये आप ज़रूर नोट करते हुए चलें, याद करते हुए चलें। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? गांव या महल को क्या किया गया? राजस्व इकाई बनाकर सामूहिक रूप से कर निर्धारित किया गया, यानी कि टैक्स निर्धारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है तालुकदारी व्यवस्था। ये कब आई? 1856 में, 1856 में तालुकदारी व्यवस्था आई है। तालुकदारी व्यवस्था क्या थी? तालुकदारों को मध्यस्थ बनाया गया। जो तालुक क्या थे? तालुक के कुछ एरियाज को बनाया गया था, कुछ एरिया थे जिनको तालुक कहा गया, उनको मीडिएटर यानी मध्यस्थ बनाकर भारी लगान वसूला गया, जिससे किसानों की भूमि छिनने लगी। और इसके बाद थी खेतीहारी यानी बदले की लगान व्यवस्था, मॉडिफाइड रेवेन्यू सिस्टम। ये 19वीं सदी के अंत में आया। कृषि का उत्पादन घटने पर भी कर ना घटेगा, यानी अंग्रेजों ने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी कृषि का उत्पादन घट गया है, आपका टैक्स बिल्कुल भी घटाया नहीं जाएगा। तो यहाँ किसानों का शोषण होना शुरू हो गया, किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो ये आपने समझा ब्रिटिश काल में भूमि व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव किए गए थे। आइए आगे देखते हैं। बात करते हैं भारतीय उद्योगों की। भारतीय उद्योगों का पतन किस तरह से हुआ था? तो ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं की बाढ़ आ गई। अब ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, क्या करते थे? कच्चा माल भारत से लेकर इंग्लैंड चला जाता था और वहाँ पर तैयार माल मशीनों में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में काफ़ी पहले आ चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी। वहाँ से तैयार माल, मशीनों में तैयार माल को भारत वापस लाया जाता था और यहाँ पर
पूरे बाजारों में सर्कुलेट किया जाता था। तो बस जो मशीन निर्मित वस्तुएं थी उनकी क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। भारतीय वस्तुओं पर भारी कर, हैवी टैक्स लगा दिए गए भारतीय वस्तुओं पर। उनकी ये नीति थी कि भारत की चीजों पर टैक्स लगा दो, जिससे लोग यहाँ की चीजों को ही खरीदना बंद कर दें और ब्रिटिश वस्तुओं को ज्यादा खरीदें। इसलिए ब्रिटिश वस्तुओं पर कम या शून्य कर यानी जीरो, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। आगे है कच्चा माल का निर्यात और तैयार माल का आयात। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, यहाँ भारत से मसाले, जूट जैसा कच्चा माल यहाँ से जाता था, इंग्लैंड जाकर फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो माल तैयार होता था, और तैयार होने के बाद में दोबारा से वो माल कहाँ आ जाता था, भारत में आकर उसकी सप्लाई हुआ करती थी। तो कच्चे माल का जो निर्यात होता था और तैयार माल का आयात यानी कि इंपोर्ट किया जाता था और भारत के बाजारों में उसे भुनाया जाता था। अच्छा, रेलवे का विस्तार हो गया। रेलवे का विस्तार हुआ, जिससे कौशलवान कारीगरों की बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। रेलवे ने भी जो अंग्रेज थे उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद की। भारत की जो पहली रेल थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चली। इस रेल के चलने से क्या हुआ कि जो अंग्रेजों का तैयार माल था उसकी जो खपत है वो पूरे के पूरे वो भारत भारत के अंदर करनी उन्होंने शुरू कर दी। बड़े आसानी से यातायात के साधन मिलने लगे। ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह तक माल को पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों के व्यापार को बहुत मदद मिली। आगे देखते हैं, बात करते हैं व्यापार और परिवहन में बदलाव की। किस प्रकार से व्यापार और परिवहन में बदलाव आए, तो यहाँ सबसे पहले बात करी जाएगी 1772 में ब्रिटिश व्यापार पर एकाधिकार हो गया, और जिससे क्या हुआ, भारतीय व्यापारियों की भूमिका घट गई। 1872 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने व्यापार पर पूरी तरह से अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और भारतीय व्यापारी जो छोटे छोटे खुदरा व्यापारी थे उनकी वैल्यू घटती चली गई। उनका जो बाजार पर जो थोड़ा बहुत अधिकार बचा था वो भी घटता हुआ चला गया। 1813 एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर साल आ जाता है, क्योंकि 1813 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। मित्रों, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार 1813 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म करके जो यूरोपीय थे, यूरोपियों का आगमन यहाँ पर बहुत सुगम कर दिया, और यूरोपीय व्यापारी जो थे भारत में आने लगे, और आने के बाद में यूरोपीय व्यापार भी बहुत ज्यादा फलने फूलने लगा। और वहीं नुकसान किसका हो रहा था, नुकसान हो रहा था भारतीय किसानों का, भारतीय खुदरा व्यापारियों का, छोटे छोटे व्यापारियों का। जो छोटा व्यापार अंग्रेजों के समय में पहले से करते आ रहे थे, अब यूरोपीय आगमन से क्या हुआ, विदेशी व्यापार की प्रचुरता बढ़ती चली गई। और जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में जिक्र किया, 1853 में पहली रेल लाइन कहाँ, मुंबई से ठाणे के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, नोट करते चलेंगे। भारत की पहली रेल लाइन 1853 में शुरू होती है मुंबई से ठाणे के बीच में। अब मुंबई है, पहले बंबई था। परिवहन तेज हुआ, ब्रिटिश व्यापार को बड़ा लाभ मिला। जैसा कि मैंने बताया, रेल लाइन शुरू हो जाने से जो व्यापार था, जो सामान था, वो इधर से उधर ले जाने में, कच्चे माल को लेके आने में, तैयार माल को वापस बाजार में भुनाने में बहुत ज्यादा आसानी होने लगी। व्यापार बहुत तेजी से फलने फूलने लगा। आइए, 1870 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष, डाक और टेलीग्राफ व्यवस्था का विस्तार होने लगा। डाक व्यवस्था का विस्तार भी संचार का बहुत महत्वपूर्ण साधन था, और इससे भी व्यापार में बहुत ज्यादा मदद मिली। संचार तेज हुआ, प्रशासन व व्यापार नियंत्रण मजबूत हुआ। और 1890 के बाद में एक इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया गया। बंदरगाहें किसको कहते हैं, पोर्ट्स, यानी जहाज, जहां पर जहाज खड़े होते हैं वहां क्या है, बंदरगाह, बड़े बड़े जो व्यापारिक जहाज होते हैं उनमें सामान को, कच्चे माल को देश से बाहर लेके जाना, और तैयार जो माल था, चाहे वो कपड़े थे, चाहे वो वाहन थे, चाहे वो कृषि उत्पाद थे, तैयार मशीनों द्वारा तैयार कृषि उत्पाद थे जिन्हें भारतीय बाजारों में भुनाना था, वो सब बंदरगाहों को विकसित होने के बाद उनका आना जाना सुगम हो गया। कौन कौन सी बंदरगाह विकसित हुई, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तीनों ही स्थान समुद्र के पास थे, समुद्र के किनारे पर थे। इनको बहुत तेजी के साथ विकसित किया गया। मैंने पिछली क्लास में जब ब्रिटिशों के आगमन को आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पीछे जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ चेक करें और उसको ज़रूर देखें। आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो मित्रों, तो एक लाइक ज़रूर कर दें।
बहुत ज़रूरी है हमारे लिए उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जॉइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र, जहाँ हम क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन, क्विज़, पीडीएफ और सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तैयारी चक्र में हम बिना कोई फीस लिए यूट्यूब पर आपके पेपर का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए जिससे आप उन सपनों को पूरा कर सकें जो आपकी आँखों ने, आपके परिवार की आँखों ने देखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम में देखते हैं क्या है कि शिक्षा नीति। इम्पोर्टेंट बात है शिक्षा नीति। अंग्रेज़ों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, अंग्रेज़ों की इच्छा यही थी कि भारतीयों को शरीर से भारतीय किंतु दिमाग से अंग्रेज़ बना दिया जाए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी बीच-बीच में किए। कुछ प्रयास सक्सेसफुल हुए, कुछ प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या-क्या थे वो प्रयास देखते हैं। सबसे पहले था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने का प्रावधान किया गया और यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा की, इंग्लिश एजुकेशन की औपचारिक शुरुआत हुई। 1835 वो वर्ष जो भारतीय शिक्षा में एक बहुत बड़ा वर्ष कहलाता है, बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि काल कहलाता है। मैकाले का मिनट, मैकाले का निष्पंदन सिद्धांत था। अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया गया, भारतीय भाषाओं को पीछे किया गया और अंग्रेजी शिक्षा का तीव्र विस्तार हुआ। अगर जो बच्चे बीएड वाले होंगे या जिन्होंने बीएड की होगी, उन्हें पता होगा मैकाले का निष्पंदन सिद्धांत। उसने कहा था कि आप ऊपर से एजुकेशन देना शुरू करें तो वो नीचे छन-छन कर आती रहेगी। मैकाले का बहुत बड़ी भूमिका थी। लॉर्ड मैकाले को भेजा गया था भारत शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए, अंग्रेजी को दिमाग में बैठा देने के लिए। उसका कहना ये था कि हर भारतीय को हम दिमाग से अंग्रेज बना के छोड़ेंगे। तो इसी कारण से अंग्रेजी भाषा को बहुत तेजी से बढ़ाया गया। 1854 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर से वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच क्या था? विश्वविद्यालयों की शिक्षा से संबंधित था, कॉलेज एजुकेशन से संबंधित था। विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, आधुनिक शिक्षा का ढांचा तय किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था संगठित और केंद्रीकृत हुई इससे। यानी कॉलेज एजुकेशन से संबंधित जो सिद्धांत था वो किसका था? वुड का सिद्धांत था। आगे है 1882 का हंटर आयोग। ये सारे वर्ष आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है मित्रों, वर्षों को नोट करते चलेंगे। हंटर आयोग 1882, मैकाले का 1835, वुड का डिस्पैच 1834, चार्टर एक्ट आया 1813। इसको नोट जरूर करेंगे। हंटर आयोग 1882, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी। ग्रामीण शिक्षा में इससे क्या हुए? सुधार आए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। इंडियन यूनिवर्सिटी लॉ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में आया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और उच्च शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया। यानी कि जो प्राइमरी से स्टार्ट हुई थी वो उच्च शिक्षा तक अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको सब चीज़ को आप नोट करते चलेंगे। आइए, अब भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का? क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर? सबसे पहले सती प्रथा, बाल हत्या और दास प्रथा। देखिए, ये कुप्रथाएँ थीं जो भारत के समाज में व्याप्त थीं। यहाँ अंग्रेज़ों की प्रशंसा करनी होगी या करनी होगी प्रशंसा भारतीय समाज सुधारकों की भी, जिन्होंने इन प्रथाओं को ख़त्म करने में बड़ी मेहनत करी, जिससे ये कुप्रथाएँ समाज की धीरे-धीरे समाप्त हुई। इनके बारे में विस्तृत रूप में डिटेल में है, हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और इस पूरे सीक्वेंस के साथ बने रहें, जिससे आपकी तैयारी चलती रहे। गैप देना ज़रूरी नहीं है। गैप देंगे तो आप अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे। पेपर आपका बहुत करीब है। हम साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी को धार मिल सके और आप बिना किसी प्रॉब्लम के टॉप रैंक से सक्सेसफुल हों। जिस प्रकार से हमारे साथी टीचर सारे के सारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करके सक्सेसफुल हुए हैं। आइए, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के आने से नया शिक्षित मध्यम वर्ग बन गया। और क्या था? समाचार विभाग धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सबको प्रोत्साहन मिला। इन सब के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। 100% आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं उसको डिटेल में आपको, आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो, मैं सबको आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। समाज में जागरूकता बढ़ गई, जाति व्यवस्था की कठोरता कमजोर हुई। यानी जाति व्यवस्था जो थी, जो बहुत ज़्यादा पुरातन काल से चलती हुई आ रही थी, उसकी व्यवस्था में थोड़ी कमज़ोरी आई। जो दलित आंदोलन थे वो बढ़े। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में भी आपको अपनी अगली क्लास में बताऊँगा, कैसे दलित आंदोलन मजबूत हुआ, कैसे दलितों की स्थिति में सुधार लाने की एक सकारात्मक पहल हुई। आइए।
नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिला अधिकारों के लिए कानून बने जिससे महिलाओं की स्थिति सुधरी। देखिए ये कानून ब्रिटिश काल में ही बने थे। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, चाहे वो विधवा विवाह जो थी वो उसको गलत दृष्टि से देखा जाता था, हेय दृष्टि से देखा जाता था, चाहे सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हों, इन सबको कम करने के लिए ब्रिटिश काल में कानून बने। तो ये सकारात्मक कानून थे, इनका स्वागत उस समय सभी ने किया और इनको लागू करने में बहुत बड़ी भूमिका थी हमारे कुछ समाज सुधारकों की, जैसे राजा राम मोहन राय और इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे लोग। तो मित्रों, आज हमने क्लास में बहुत शानदार चीज़ों को समझा है। हमने समझा किस तरह से कृषि में कौन-कौन सी चीज़ें परिवर्तित हुई, व्यापार में कौन-सी चीज़ें परिवर्तित हुई ब्रिटिश काल में और किस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को कम करने का कार्य भी किया गया। हम अगली वीडियो में कुछ समाज सुधारों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, जो पेपर ओरिएंटेड पॉइंट्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ अपनी तैयारी के लिए और सभी टीचर्स की प्लेलिस्ट को आप चेक करें, जिससे आपकी तैयारी को धार मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।